अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। हम हिस्ट्री का लेक्चर देख रहे थे। उस दिन कहाँ तक आए थे हम लोग? 1947 तक आए थे हम। 57 तक आए थे। और उसके बाद तो मोटा मोटा देखिए, मोटा मोटा ये हुआ कि 1707 में मॉडर्न इंडिया जो है वो असल तो शुरू बोल सकते हैं कि ब्रिटिश के वक्त से हुआ। उसको ब्रिटिश का एकदम उसकी शुरुआत आप बोलेंगे कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, क्योंकि वो पहली बार उन्होंने क्या किया था, कुछ उनको कदम जमाने के लिए कलकत्ता में मौका मिला था। उसके बाद 1865 में आपकी बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो उससे पहले लेकिन बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। कब से तैयार हो रहा था? 1707 में इनकी डेथ हुई, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये हुकूमत जो थी, मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हुई, और वो कमज़ोर हुई, पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों ने मिलकर उसको क्या किया, तोड़ने की कोशिश की। और जब वो टूट गई, उसमें कई उसका वो रहा, तो इसका फ़ायदा हिंदुस्तान में किसको नहीं मिला? हिंदुस्तानी जैसे कई लोग जो लड़ रहे थे मुग़लों से, उनके इश्यूज़ थे, वो सिख थे या वो मराठे थे या वो दूसरे राजे नवाब भी थे। ऐसा नहीं था कि ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी। ये सारी आर्मीज़ के अंदर रिलीजन के, अलग अलग रिलीजन के लोग होते थे। मराठा आर्मी में कई मुस्लिम्स होते थे, मुग़लों के पास कई मराठे काम करते थे। तो ये उसके अंदर इस तरीके से होता था। और लेकिन ये सारे हिंदुस्तानी, एक आप बात समझिए कि सब आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। और ये लड़कर इन्होंने सबसे ख़तरनाक जो मुग़लों को टफ दिया वो है मराठों ने। और आप बोल सकते हैं कि वो मराठे ही थे जिन्होंने हुकूमत को तोड़ने में, यानी कि सबसे ज़्यादा वो किया। अच्छा, वो उनका भी एम्बिशन था। आजकल जैसी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं कि सबके लिए जायज़ है ना, आप इलेक्शन लड़ते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं, कांग्रेस लड़ सकती है, बीजेपी भी लड़ सकती है, आप भी लड़ सकती है, और XYZ पार्टी भी लड़ सकती है। तो वो कोई गलत बात उसके अंदर ऐसा कोई, अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो नेशनलिज्म अभी वाला है कि पूरा हिंदुस्तान एक, ये वैसा नहीं चलता था। रहते सब थे, सब आपस में मालूम था, लेकिन वो नेशनलिटी वाला नेशनलिज्म जो है, अभी जो हम इंडिया बोल के पूरा एक हमको नक्शा जहन में आता, मैप जहन, उस वक्त वो नहीं आता था। आपको वो उससे इमेजिन करना पड़ेगा। बस ये है कि हाँ, हमको क्या करना है, जीतना है। उसको इस एंगल में लीजिए कि कोई कोचिंग क्लास वाला है, हम कोचिंग क्लास वाले हैं, तो हम अगर एक ब्रांच खोले, 2 ब्रांच खोले, 10 ब्रांच खोले, कई सिटीज़ में जाए तो किसी को इससे आपत्ति नहीं है। फ़र्क बस इतना था कि वो हुकूमत थी, वहाँ पे क्या होता था, वो पूरा पावर हाथ में आता था। तो उन्होंने ख़त्म किया। फ़ायदा इसका किसको हुआ? धीरे धीरे ब्रिटिश यहाँ पर आ गए थे और उनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर थी, उनकी नॉलेज सुपीरियर थी, और वो लोगों के पास रेनाइसेंस हो चुका था। वहाँ पे जो जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए थे, जो सारी चीज़ें हुई थी, जो सोच की तब्दीली वहाँ पर आई थी यूरोप के अंदर उस वक्त, वो इंडिया में नहीं आई थी। उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, उस वक्त न्यूज़पेपर नहीं होते थे, बुक्स बड़ी मुश्किल से आती थी, और कागज़ का पेपर आपको नहीं मिलता था। तो उस वक्त वो लोगों को जो चीज़ें मालूम थी वो हम लोगों को मालूम नहीं थी। नॉलेज की हमारे पास कमी थी, या फिर ये बोलिए कि हम लोगों ने ज़्यादा फोकस, मुग़लों के बारे में आता है कि इन्होंने बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाई। जिस वक्त यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, इल्म हासिल किया जा रहा था, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, साइंटिफिक इन्वेंशंस किया जा रहा था, मुग़लों ने बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाई। ताजमहल बना दिया, वहाँ पे हुमायूंस टॉम बन गई, लाल किला तामीर हुआ, इस तरीके की जो इमारतें हैं। तो इमारतों के अंदर खर्चा करना, तो यही हो सकता है कि आज भी हो सकता है ये हो रहा हो। ये मुग़लों की और मराठों की और सिखों की बात नहीं है, हम सब के अंदर हो सकता है कि कोई लोग सिर्फ बिल्डिंगों पे पैसे खर्चा कर रहे हो, और हो सकता है कि कोई लोग एजुकेशन पे पैसे खर्चा कर रहे हो। एजुकेशन पे यानी कि रियल एजुकेशन मैं बोल रहा हूँ, रियल एजुकेशन, सिर्फ वो फेक हाथ में डिग्री आ गई वो वाला नहीं। डिग्री बहुत अहम चीज़ है, लेकिन डिग्री जो है वो काबिलियत भी होनी चाहिए, इस पर हमने नज़र रखनी चाहिए। तो जो जो लोग ऐसा कर रहे होंगे, आज अपना टाइम, अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे रियल इल्म की तरफ,
तो वो लोग आगे जाके हुकूमत करेंगे, वो लोग आगे जाकर हुकूमत करेंगे। और जो लोग बिल्डिंग बना रहे होंगे ज़बरदस्त, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी ही है, वो आपकी मर्जी है, आपके पैसे से कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप रियल इल्म के ऊपर भी मेहनत करेंगे तो आपको फ्यूचर में उसका क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो वो फ़ायदा हुआ 1757 के अंदर, यानी छोटा सा फ़ायदा, बड़ी फतेह नहीं मिली। याद रखिए, इंडिया एक साथ फतेह नहीं हुआ, पूरा इंडिया ब्रिटिश ने ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन आए और एक दिन जंग हुई और आज फतेह कर दिया, मुगलों को हरा दिया तो अब पूरे हिंदुस्तान पे हमारा क्या हो गया, कब्जा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। 1857 में उनको पैर जमाने का मौका मिला। और फिर अच्छा ये समझिए अब क्या हो रहा है। हाँ, ब्रिटेन के अंदर जो रूलिंग क्लास है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, यूके की पार्लियामेंट है, ये लोग कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है ही, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। रिलायंस, टाटा, बिरला ऐसी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ था। सारे मिलके आए, मैं लाख रुपए लगा रहा हूं, आप लाख लगा रहे, कोई 2 लाख लगा रहा है, कोई 10 लाख। अच्छा ठीक है, क्या चीज बिक रही है, तो ठीक है, इसको अपन जमा करके क्या करते हैं, यहां पर बेचेंगे, और ये चीज अगर बिकेगी, प्रॉफिट होगा, तो सब लोग प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और कंपनी चलाने के लिए कुछ एम्प्लॉइज होंगे। तो वैसी कंपनी बोल के इंडिया में आए थे। असल तो ट्रेड के लिए आए थे ना, ऐसा बहुत मुमकिन है कि इनका कोई ये प्लान ना हो कि आकर हमला करना है, इंडिया पे कब्जा करना है। वो तो ट्रेड के लिए आए और अपॉर्चुनिटी दिखी तो उनको हुकूमत भी मिल गई। तो वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो चल रहा है, 1857 में जब पहली बार इनको क्या मिला, हुकूमत बनाने का मौका मिला। ये इसका एग्जाम्पल ऐसा समझिए, इंडियन पार्लियामेंट है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे पॉलिटिशियंस है, हमारी कंपनी सब दुनिया में जा रही हैं, हमारी कंपनीज टाटा, बिरला और दूसरे भी जो लोग हैं, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, साउथ अमेरिका में जा रहे हैं, यूरोप में भी टाटा ने खरीदा, काफ़ी दिन हो गए खरीदा। तो अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, चाइना जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो वहाँ पर मान लीजिए टाटा ये कर ले या रिलायंस ये कर ले कि अफ्रीका की एक जगह पर अपनी हुकूमत कायम कर ले, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी ये कैसे तुम हुकूमत कायम कर सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी बेस्ड है इंडिया में, उसके सारे कानून किसके फॉलो करना है, इंडिया के। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एक कानून बना लेगी कि तुमको इस तरीके से ही काम करना है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को डर है कि वो वहाँ पर एक हुकूमत और बन जाएगी, किसकी, इंडियंस की। इनको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, किसको, ये कंपनी वालों को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, कौन, इंडियन गवर्नमेंट। मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, तो वैसा उस वक्त यूके की जो पार्लियामेंट थी वो कंट्रोल रखना चाहते थे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ये लोग क्या हो, ये लोग काबू से बाहर ना जाए। तो 1757 1765 ये 2 बैटल के बाद जब बंगाल के अंदर, कलकत्ता वगैरह के अंदर इनको क्या हुआ, होल्ड मिला, तो फिर यहां पर लोग डर गए। कहां पर, ब्रिटेन के अंदर। उन्होंने कानून बनाया, सबसे पहला कानून 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या बनाया उन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कह रहे हैं उसे, रेगुलेटर होता है आपके चूल्हे में जो गैस होता है, एलपीजी सिलेंडर जो होता है हमारे पास, तो नीचे रेगुलेटर होता है, आपने अगर देखा होगा। तो रेगुलेट यानी गैस कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, आप रेगुलेटर से ऊपर जो सब चल रहा है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेगुलेटर कहीं पर भी हो उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल कर सकते हैं आप दूर से बैठे बैठे। तो वहां वो कानून बना रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। मकसद क्या है, वहां पे बैठे आपस में, इनमें भी कंपटीशन है ना, वहां की सोसाइटी में इनमें भी कंपटीशन है। यहाँ के पॉलिटिशियंस यानी यूके के जो पॉलिटिशियंस है वो नहीं चाहते कि हमारे ही इलाके के कुछ लोग जो ट्रेडर्स थे वो कोई इलाके पर क्या कर ले, कब्जा कर ले। तो उनको क्या करना है, हमको रेगुलेट करना है और हमारे कंट्रोल में रहे, वो हमारे कंट्रोल से बाहर ना जाए। तो इन्होंने कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो सबसे पहले कानून बना दिया। क्योंकि भाई आप कुछ भी कर लो, ले दे के आना तो इंडिया में, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम
रंगीला ऐसा देश है मेरा, वो जो मिट्टी की है, क्या है, मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, मिट्टी की जो है खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। स्वदेश मूवी है, इसी के ऊपर वो एक फीलिंग जो होती है, हम वर्ड्स देख रहे हैं इंग्लिश के, उसमें नॉस्टैल्जिया की एक फीलिंग है। नॉस्टैल्जिया यानी आप पुरानी जगह जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी बम्बई जाता हूँ, या पर कल मुझे एक बम्बई के शख्स मिल गए, तो सिर्फ उनसे बात करके वो इलाकों का जो उन्होंने नाम लिया, उन इलाकों का उन्होंने जो नाम लिया कि अरे यार ये मुलुंड में डंपिंग ग्राउंड के पास, ओहो हो, तो दिमाग के अंदर ऐसा, तो वो याद ताज़ा हो गई। तो आप जहाँ पैदा होते हैं, आप जहाँ रहते हैं, तो हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड सब उसको क्या करता रहता है, कवर करता रहता है। बचपन आपका यहाँ पर गुजरता है, सबसे ज़्यादा नक्श आपके दिमाग में कब लगते हैं, बचपन में लगते हैं। तो सारी चीज़ें जो रिकॉर्डेड है अंदर, वो पुराने फोटोज बाहर आने लगते हैं। तो आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आपको अपना देश क्या रहता है, याद रहता है, और अपनापन एक वहाँ पर लगता है। वो दूसरे लोग भी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सारे ब्रिटिश थे, वो काम करने कहीं भी चल दिया, इंडियंस है ना, अभी कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई कहीं है, तो कुछ लोग सेटल हुए, बाकी उनकी फैमिलीज, उनके सारे रिश्तेदार वो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर ही है। तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को जाना पड़ता था ब्रिटेन के अंदर, तो वहां पर वो इनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। तो वहां की पार्लियामेंट बना रही है कानून कि ये हमारे अंडर में रहे। हर 20 साल में कानून बना, याद रखिए, हर 20 साल में क्या बना, कानून बना। ये एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा, तो कौन सा चार्टर एक्ट, नहीं तो कौन सा, ये है रेगुलेटिंग एक्ट, उनको रेगुलेट करने के लिए बनाए हैं। तो एक है 1770, हर 20 साल में बना, याद रखिए, इसका सिंपल समझ लीजिए, हर 20 साल में। तो दूसरा कब बनेगा बताइए आप, दूसरा कब बनेगा, 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1793। तीसरा कब बनेगा, नहीं, 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1813। फिर चौथा कब बनेगा, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, चौथा रेगुलेटिंग एक्ट 18, हर 20 साल में बन रहा है, 33। और पांचवा रेगुलेटिंग एक्ट 1853। तो कैसे हुकूमत बदल रही है देखिए। इसके बीच में बस एक चीज है, एक बड़ा एक्ट आया जो था यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बाकी ये 20 साल में सब है। और 1853 के बाद फाइनली फिर क्या हुआ, आपका बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। क्या बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। कानूनन जो हिंदुस्तान की हुकूमत आई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में, कानूनी तौर पर वो कब आई, 1857 में आई। उसके बाद भी समझ लीजिए, आज तक मैं आपको उसमें लेकर आ जाता हूं। 1857 के बाद इंडियंस बोलने लगे हम लोगों को भी कुछ लो, पहले तो डरे हुए थे और बोले हम लोगों को भी ले लो, हम लोगों को भी कुछ आप पार्लियामेंट में ले लो, आप इलेक्शन कराते हमको भी करो। तो ऐसी चुप दिखाने के लिए, जैसे आपके यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शन हो रहे हैं ना, अभी सीनेट के इलेक्शन हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, सेम टू सेम वैसा ही कि वहाँ पर इसके बाद ये हुआ कि 1861 में एक बना इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, यानी जब कब्जा हो गया 1857 में, उसके 3-4 साल के अंदर एक भाई यहाँ पे काउंसिल्स कैसे चलेगी ऐसा बताना है कि क्या है, इलेक्शन हम ले रहे हैं। ब्रिटेन में क्योंकि आप डेमोक्रेसी चिल्ला रहे हैं, लोग आपको बोलेंगे तुम यहाँ पे डेमोक्रेसी बोलते हो, वहाँ पे हुकूमत कैसे चला रहे हो, वहाँ पे राजशाही कैसे चला रहे हो। तो उन्होंने बना दिया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। उसमें लेकिन पावर्स कुछ नहीं दिए बहुत ज़्यादा, उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी खाली आप ये टाइमलाइन देख लीजिए। दूसरा बना इसके तकरीबन 30 साल के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 के अंदर बना इंडियन काउंसिल एक्ट। 30-32 साल बाद बीच में कांग्रेस बन गई है। हाँ, ये बीच में कांग्रेस बनी है कब, 1885 के अंदर कांग्रेस बन चुकी है आपकी। कांग्रेस से पहले लोकल लेवल की कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी,
जुड़ रहे थे ये, एक तरफ 1885 में जुड़ गए, कांग्रेस बनी। अब कांग्रेस बनने के 5-7 साल बाद इन्होंने बना दिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1893। इसके बाद क्या हुआ है, 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। 1905 में पूरे इंडियंस एक जगह आ गए, औरतें हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारे हैं, ये कर रहे हैं। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद चीज़ें होने लगी और 1909 में बना आपका कौन से रिफॉर्म्स है, इंडियन काउंसिल एक्ट है असल में वो, उसको लेकिन एक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। कौन से? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये नाम जो होते थे मॉन्टेग, चेम्सफोर्ड, मॉर्ले मिंटो, ये एक होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है समझ लीजिए आप, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है। क्या है ये? ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का, उसकी कैबिनेट है। प्राइम मिनिस्टर की क्या है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है। कैबिनेट का एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। जैसा हमारे पास मिनिस्टर नहीं होते, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है फिलहाल, और दूसरे उनके कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, नितिन गडकरी साहब। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर को वहां के ब्रिटेन के इन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी, किसकी? इंडिया की, और उसको पोस्ट क्रिएट की। वो पोस्ट को बोले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या बोले उन्होंने? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सबसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ये ब्रिटेन में रहता था बंदा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहां रहता था? ब्रिटेन में रहता था। इसके अंडर में आता था आपका वाइस रॉय, गवर्नर जनरल वाइस रॉय। जो अब देखेंगे कि कैसे कैसे पोस्ट चेंज हुई, तो उस वक्त वाइस रॉय था। क्या था? वाइस रॉय। पहले गवर्नर जनरल वगैरह की पोस्ट वगैरह होती थी। जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के अंदर आया, जैसे ही सब किसके अंदर आया? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश बादशाहत के अंदर हिंदुस्तान आया। वाइस रॉय किसे बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट आपने सुना होगा, तो ये वही वाइस है। और रॉय, ये रॉय निकला है अरुंधति रॉय से नहीं निकला, ये हमारे बंगाल में रॉय निकला है रॉयल से। किससे निकला है? रॉयल से। रॉयल बोलते हैं बादशाह को। तो वॉइस रॉय वो होता है जो बादशाह होता है। तो ये नाम उस पर पड़े हैं, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है और एक वॉइस रॉय का नाम है, मॉर्ले मिंटो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। इसके बाद बना, इसके ठीक 10 साल बाद 1919 में, कौन सा था वो? इंडियन, नाम उसका इंडियन काउंसिल एक्ट था। पॉपुलरली क्या बोलते थे उसको? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर एक और कानून बना जिसे हाँ क्या, रोलेट एक्ट वगैरह, वो एक सिर्फ कानून था छोटा सा। ये जो हम पूरे देख रहे हैं ना, कि पूरे हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान को ये लोग, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जितना हिंदुस्तान इनके कब्जे में उस वक्त था, उसको चलाने के लिए जो एक एक्ट है ये वो है। फिर ये आया 1813, 83, ये सब आते आते 1857 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना कि पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे चला जाए। फिर उसके बाद आया 1893 का कि इंडिया के काउंसिल बोले तो पार्लियामेंट, उसको चलाने के लिए क्या लगेगा। बाकी बीच बीच में छोटे छोटे एक्ट आए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे कानून नहीं बने। तो रोलेट एक्ट आप जो बोल रहे हैं वो एक छोटा सा, उसमें क्या है, कानून है, वो पूरा हुकूमत चलाने के लिए नहीं है वो। तो 1935 के अंदर फिर एक आया, हमारी अब ये मूवमेंट्स चालू हो गई हैं। 1905 में मूवमेंट्स हो रही है, 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रही है, 1930s के अंदर आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चली, 1929 में 1929 के अंदर हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी। कांग्रेस कभी बोलती नहीं थी हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 1935 के अंदर बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आज का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है। क्या है? यानी बनाया हमने कॉन्स्टिट्यूशन, बनाया हमने
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको बनाया। अलबत्ता उन्होंने पूरे जो दूसरे हुकूमतें थी उनकी नजर थी उस पर कि कानून कैसे होते हैं मुल्कों के, और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो जो कानून रखी थी उसमें जो बहुत सारे जो ठीक ठाक थे तो उसको उन्होंने रहने दिया, कुछ चीजों को उन्होंने हटा दिया और अपने लिए जो अच्छी लगी तो हमने तय किया। यानी ये पहले से चली आ रही थी लेकिन बाद में मर्जी किसकी हुई? हमारी हुई। और वो डिसाइड करने के लिए हमने क्या बनाई थी? कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक कमेटी बनी थी बनाने के लिए, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर पूरा उसको लीड कर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935 और फिर फाइनली आपका इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के अंदर। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 1947 के बाद फिर हमको मिली आज़ादी। और फिर 1950 के अंदर जाके 1949 में बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने 1950 से क्या किया? लागू किया। 3 साल हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लगे कि इंडिया को अब गवर्न कैसे करना है, इलेक्शन से करेंगे या राजशाही होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से हम बात करेंगे। हर सवाल का जवाब चाहिए ना। इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे? एक सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ चीजें हो सकती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करेंगे तो कुछ चीजें होंगी। इंडिया को क्या लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना है या नहीं करना, वो सारी चीजें उसके अंदर आई कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दूसरे जो भी उनको साथ में थे वो लोगों ने ये रखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसा इंसान होता है, छोटा हो से धीरे 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 बढ़ता है, हम हैं और आप हैं, हम जैसे 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 चेंज होते हैं, हमको नॉलेज कुछ आती है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम कहीं किसी को देखते हैं तो कोई चीज़ सीखते हैं। और तो हमने अगर ऐसा एकदम स्टबन हमारा एक कानून बना दिया कि हम इसी तरीके से हैं और इससे ज़रा भी नहीं हटेंगे, तो फिर आप दुनिया को वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल नहीं करता, मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिर्फ टेलीफोन ही इस्तेमाल करूँगा। वैसे कड़क हो गए तो अब मोबाइल फ़ोन आ गया। हाँ, उसका ये है कि ये बुराइयाँ जो अब उसके अंदर हो रही है, सोशल मीडिया में जो बहुत टाइम जा रहा है, तो मैं उसको कैसे मिनिमम करूँ, वो कुछ डिसाइड किया जा सकता है। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी धीरे 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 क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन डिबेट के बाद हो और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हो, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हो। और उसके अंदर फिर बेसिक्स उन्होंने कुछ रख दिए जो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर केसेस चले कि ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब इंटर रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा कि भाई चेंज कर, जब चेंज करना पड़ा तो कर लेना, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर का कहां से आया, ये सुप्रीम कोर्ट ने रख लिया। उन्होंने देखा कि भाई ये तो इंदिरा गांधी आ गई, कुछ भी चेंज कर रही है, ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेन कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर देंगे। बिल्डिंग के अंदर एक होता है पिलर, कॉलम, स्लैब। बिल्डिंग में क्या होता है? पिलर, कॉलम, स्लैब। दीवारें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन तुम पूरी बिल्डिंग गिरा दोगे तो वो तो पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसको हाथ नहीं लगाना, और इसके अलावा और कुछ भी कर सकते हैं उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मजे का काम ये किया कि ये कहा कि देखो, ये लिस्ट है बेसिक स्ट्रक्चर की। क्या है? ये लिस्ट है बेसिक स्ट्रक्चर की, 1 2 3 4 5 6, और ये लिस्ट हम बढ़ा भी सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी चाबी उन्होंने किसके पास रखी? अपने पास रखी कि कल को कोई और चीज भी ऐड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर। खैर, उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है। तो ये इस तरीके से सारी चीजें थी जी। तो ये हो गया 1947 के अंदर। अब 1947 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 1950 में आ गए हम, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, बनकर रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था। लेकिन हमने उसको लागू कब से किया? 26 जनवरी 1950 से। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हिस्ट्री 1929 के अंदर जब हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, कांग्रेस पार्टी ने अपना ये एम बताया था, ओपनली पब्लिकली बताया था, गवर्नमेंट के सामने बताया था कि अब हमको पूर्ण स्वराज होना,
ये छोटे मोटे लॉलीपॉप और स्वराज और डोमिनियन स्टेटस और ये और वो, उसकी हमको जरूरत नहीं है। ये पूर्ण स्वराज लिए बिना हम नहीं मानेंगे। तो उस वक्त हम आज हम हमारा आजादी का दिन डिक्लेयर करते हैं। तो 1929 में 26 जनवरी को उन्होंने झंडे लहराए थे पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर, सबने, हमने डिक्लेयर किया था कांग्रेस ने, यानी पूरा हिंदुस्तान नहीं कर रहा था, ये भी समझ लो। कांग्रेस कर रही है अपनी एक्टिविटी। उस वक्त पूरे के पूरे लोग नहीं इन्वॉल्व थे 100%। कांग्रेस जो पार्टी थी और दूसरे कुछ लोग थे। तो वो 26 जनवरी की डेट की इंपॉर्टेंस के लिए हमने इसको ये किया। फिर बाद में आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, पार्टीशन हो गया। इस डेट को 1947 को क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। इतने दिन से जो हम सपना देख रहे थे, कब से सपना देख रहे थे, 1857 में इंडियंस की हुकूमत इंडियंस के हाथों से चली गई थी। जितने लोग आए, देखिए हिंदुस्तान में कई लोग आए, हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ वेस्ट से कई लोग आए, ऊपर हिमालय है, ईस्ट से भी हिमालय थोड़ा ईस्ट तक आता है, 3 तरफ से इंडिया के पानी है, आने का रास्ता वही है। अभी जो पाकिस्तान बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट है वहीं से। तो पिछले 5000 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, हमेशा वहां से लोग आए इंडिया के अंदर, यहाँ से लड़ाई हुई, लेकिन यहाँ पे बस गए। तो पिछले इन्वेडर्स जिसको बोलते हैं, हमला करने वाले, तो पिछले इन्वेडर्स के बीच में और ब्रिटिश के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क था। इससे पहले जितने लोगों ने हमला किया वो इंडिया में आए, हमला हुआ, जीते हारे जो सब हुआ, फिर यहीं पर बस गए, हुकूमतें किए, यहीं पर उन्होंने अपना पूरे खानदान को यहीं पर क्या किया, बसा दिया। ब्रिटिश लेकिन यहाँ पर बसने नहीं आए थे। एक फर्क है, बेसिक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क दूसरे सारे इन्वेडर्स और ब्रिटिश के बीच में यह है कि दूसरे सारे लोग आए यहाँ पर, यहीं पर बसे, यहाँ का पैसा यहीं पर इस्तेमाल किया, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी यहीं पर इस्तेमाल की। इस सोसाइटी का अपने आप को उन्होंने क्या बना दिया, हिस्सा बना दिया। ब्रिटिश लेकिन कभी भी इस नीयत से नहीं आए थे, वो हमेशा यहां से वापस लेके जाने की नीयत से आए थे। वो तो ट्रेडर थे ना, कि ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, वापस चले जाएंगे। इसीलिए उनके ऊपर यह क्रिटिसिज्म किया जाता था कि तुम इंडिया से तो पैसा कमा रहे हो, लेकिन ये पैसे को कहां ले जा रहे हो, ब्रिटेन में लेके जा रहे हो, तो हमारा नुकसान हो रहा है। जब दादा भाई नौरोजी वगैरह ने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दी कि यहां से लेके जाकर, तो ये ऐसा कि भाई ये तुम यहां पर स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज से पूरा चूसते हो और वहां पर जाके क्या करते हो, निचोड़ते हो ब्रिटेन के अंदर। यहां से प्रॉस्पेरिटी को चूसते हो, ब्रिटेन में जाकर उसको निचोड़ते हो। तो ये फर्क था। अब 1857 के बाद जब हमको समझने लगा यार ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा, ब्रिटेन हमको क्या कर रहा है, पूरा पावर नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग को लगता था ब्रिटेन जैसा वहां पर डेमोक्रेसी रखा है, पूरे पावर वाली डेमोक्रेसी, वैसा हमारे पास भी रखेगा, लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया। मजे की बात यह है कि जैसी डेमोक्रेसी आपके पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को जितने पावर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, चीफ मिनिस्टर को उससे कम किस्म के पावर्स हैं स्टेट्स के लिए। उससे एकदम कम किस्म के पावर है आपके महानगर पालिका लेवल पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर। मेयर इज नॉट इक्विवेलेंट टू पीएम एंड सीएम। भाई जब आप बोल रहे हैं डेमोक्रेसी, तो होना चाहिए था पीएम, सीएम और मेयर, कि देश का प्राइम मिनिस्टर पावरफुल, जैसा चीफ मिनिस्टर स्टेट का पावरफुल होता है, इधर आना चाहिए था सीएम। लेकिन वो पावर आया पीएम, सीएम और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑफिसर के हाथ में पावर है। क्यों? ये लोग नहीं दे रहे पावर, स्टेट वाले, प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे ही ब्रिटिश हमको पावर नहीं देते थे, समझे आप। तो हम इतनी जो जद्दोजहद किए, इतने सालों की जो जद्दोजहद रही, तो सिर्फ एक चीज के लिए था, पूरा गोल क्या था हमारा, आजादी। पूरा गोल क्या था, आजादी। यूपीएससी करने वाले बड़ा रिलेट करेंगे इससे, ये लेकिन पास होने के बाद आप ज्यादा रिलेट करेंगे, जो कि बहुत कुछ कम लोग होने वाले, बाकी बहुत सारे लोग तो इसको पास नहीं होंगे, लेकिन रिच एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। तो जब आप पास हो जाओगे, तो जब हमारी आजादी हो गई, तो फैज ने बड़ी जबरदस्त इसके ऊपर नज़म लिखी है। फैज अहमद फैज ने बड़ी जबरदस्त नज़म लिखी है कि दाग दाग उजाला ये शबगजीदा शहर, ये दाग दाग उजाला ये शबगजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो आप पढ़िए या सुनिए उसको कभी यूट्यूब पर, बड़ी ज़बरदस्त वो नज़म है। तो उसमें यही है कि हमने जो सोचा था ये वो सुबह तो नहीं, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि इतने दिनों की जो जद्दोजहद थी उसका ये था कि भाई हम आज़ाद होंगे तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आज़ाद होने के बाद तो पार्टीशन हो गया,
ये तो उल्टी ही चीज हो गई। और फिर पार्टीशन होने के बाद गरीबी अब तक है, भुखमरी अब तक है, एग्रीकल्चर के अंदर इश्यूज अब तक है, तो वो सारी चीजें रही। तो 1935 के अंदर ये हुआ, 1947 के अंदर ये हुआ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आपके प्राइम मिनिस्टर रहे, उसमें ही हमारी एक पाकिस्तान से वॉर हुई 1965 के अंदर। 1962 में चाइना से वॉर हो गई, आज़ादी के एक 12-15 साल बाद नया नया अभी कोशिश कर रहे हैं स्टैब्लिश होने की, वॉर हो गई, खतरनाक चाइना ने मारा, इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा चाइना ने हमको। आप उसको समझिए कि उसकी मिसाल ऐसी है, यूनिलैटरल सीज फायर बोलते हैं। यूनिलैटरल सीज फायर बोले तो दो लड़के लड़ रहे हैं मान लीजिए क्लास के अंदर, और एक मार रहा है दूसरे को, मारा जा रहा है मारा जा रहा है मारा जा रहा है मारा जा रहा है, और जब वो खुद थक गया या खुद उसका दिल किया कि अच्छा आप बहुत मार लिया अब इसको, तो छोड़ रहा है। यानी एक होता है कि दो लड़ रहे हैं, ये भी मार रहा है 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 ये भी मार रहा है, तो दोनों थक के नहीं यार जान दे, चल छोड़ खत्म करते। ऐसा नहीं, उसने इतना मारा चाइना ने हमको कि यूनिलैटरल सीज फायर करना उसने किया, कि खुद मार मार के मेरी मर्जी में रुक गया। अब वो साइकोलॉजिकल हमको था। फिर 1965 इतना खतरनाक था, नेहरू बोलते हैं कि वो सदमे से वो हो गए, क्योंकि नेहरू के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था वो। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे नेहरू के, वीके कृष्णा मेनन थे उस वक्त के अंदर, उनको रिजाइन कर देना पड़ा। क्या करना पड़ा? उनको पोस्ट से रिजाइन कर देना पड़ा। फिर उसके बाद 3 साल बाद पाकिस्तान से वॉर हो गई 1965, जब तक नेहरू की डेथ हो गई थी। आपके लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, 2-1 साल वो जितना भी रहे, 2 साल से कुछ ज्यादा कम लाल बहादुर शास्त्री साहब। ये जब इसकी 1965 वॉर को बाद जो मुआहदा हो रहा था, एग्रीमेंट हो रहा था, उसके लिए ताशकंद गए और वहां उनकी डेथ हो गई शास्त्री जी की। कॉन्स्पिरेसी थियरीज है उसके ऊपर कुछ, उसमें हम जाने की जरूरत नहीं। इंडिया आफ्टर, अब हम उस वक्त से 1707 से अब तक ला रहे हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी आ गई। कांग्रेस के ही कई लोगों ने इंदिरा गांधी को लाकर क्या बना दिया? प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि गूंगी गुड़िया, क्या कहा? उनको लगता था ये तो लड़की है। उस वक्त तक के कोई पहली इंडिया की प्राइम मिनिस्टर है ना, फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और उससे पहले पीछे ट्रेस करेंगे तो फिर आपको रानी लक्ष्मीबाई मिलती है, बेगम हजरत महल मिलती है, और ऊपर रजिया सुल्ताना मिलती है। लेकिन इतने बड़े इंडिया की एक प्राइम मिनिस्टर ये कहीं नहीं मिलता। तो उनको लगा था इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ये तो क्या है, लड़की है, गूंगी गुड़िया है। लेकिन इंदिरा गांधी बड़ी श्रूड, बड़ी इंटेलिजेंट, और वो सारा हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किसको साइड लाइन किया। वो जो सिंडिकेट ग्रुप वगैरह था, के कामराज वगैरह, जो सारे लोग थे, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, जो सोच रहे थे कंट्रोल करेंगे, उनको सबको उसने साइड लाइन करा। ये कब चल रहा है? 1965। 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने ऐसा काम कर दिया जिसका उनको कयामत तक के लिए हिंदुस्तान उनको वो करेगा कि यार ये कोई औरत थी। मतलब कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े बीचों बीच से काट दिया। बहुत डेयरिंग लगती है इसके लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यूपीएससी करने वाले थियोरेटिकल सिर्फ रीड कर रहे होंगे और प्रैक्टिकल कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। छोटा सा बिजनेस है, छोटी सी कुछ है, उस वक्त आपको समझेगा, आपको खुद से जब डिसीजन लेके कुछ काम करना होगा ना, उस वक्त समझेगा कि किस किस्म की डेयरिंग लगती है इसको। जबकि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, यूएस उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ था। ये हो गया 1971 हो गया पॉपुलैरिटी पीक पर, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी पीक पे। अभी मोदी जी सेम टू सेम चल रहे हैं पॉपुलैरिटी पीक पे। हालांकि इंदिरा गांधी जैसा वो काम नहीं हुआ, इंदिरा गांधी जैसा काम नहीं हुआ, लेकिन पॉपुलैरिटी पीक पर। अब लेकिन अब क्या किया जाए भाई? आप जो इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, क्या कहा? मैं गरीबी हटाना चाहती हूं, ये इंदिरा हटाना चाहते। मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। ये वही टोन है जो बैराक ओबामा की थी, पॉजिटिव इलेक्शन कैंपेनिंग। ये वही टोन है जो नरेंद्र मोदी की थी। इसी टोन को कई लोग वो करते हैं, गालिबन ऋषि सुनक ने भी यही किया, एक पॉजिटिव कैंपेनिंग। तो कहते मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो और गरीबी आज तक नहीं हटी। मैडम 1971 में बोल के गई, अभी 50 साल और हो गए। उनके बाद राजीव गांधी साहब आ गए, मनमोहन सिंह साहब आ गए। बढ़ रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। नियतों में देखिए हमको किसी के वो नहीं, इनकी नियतों में बहुत पुरखुलूस बहुत सारे लोग गुजरे हैं।
और नियतों का हम फैसला भी नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मूला कुछ तो गड़बड़ है, गरीबी अब तक के नहीं हटी। 1971 हो गया, उसमें फिर दूसरी परेशानियां शुरू होने लगी। 1984 आने तक इनको असैसिनेट कर दिया गया। पाकिस्तान को आपने 1971 में तोड़ा था, वो तलमल कर रहा था पाकिस्तान कि बदला तो लेना है, बदला तो लेना है, बदला तो लेना है, बदला लेना है तो कैसे लेंगे। तो वहां कश्मीर में कुछ उठा रहा है, उसको लगकर पंजाब है, पंजाब में उठा रहा है लोगों को कि इंडिया से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तान मूवमेंट को नॉर्थ ईस्ट में कुछ कर रहा है, कोशिश कि कैसे तो बदला लूं, मुझे तोड़ा है ना, तूने मुझे तोड़ा है ना, मैं भी तुझे तोड़ूंगा। आज तक के भी वो तलमल है ना उसका, वो यही है कि तूने मुझे तोड़ा था ना, मैं भी तेरे को तोड़ूंगा। बदले का जो बचपन में मारा होगा ना आपको किसी ने, आपने मार नहीं खाई बचपन में, आज तक नहीं है आपके दिल में वो बदला लेने की ख्वाहिश, तो वैसा उसको ये ख्वाहिश है। तो वो तलमल करते हो खालिस्तान मूवमेंट उठाया, खालिस्तान मूवमेंट के अंदर ये हुआ। अब इंदिरा गांधी ऐसे मूवमेंट पे क्या करें? एक तरफ है कि देश को एकजुट रखना है, एक तरफ क्या करना है, देश को एकजुट रखना है, दूसरी तरफ हमारे जो सिख भाई हैं, तो जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं, सुनहरी मंदिर जिसे कहते हैं, उनके लिए वो काबा है, उनके लिए वो वेटिकन है, और उसके अंदर बैठे हुए भिंद्रान वाले, उसके अंदर कौन बैठे हुए? भिंद्रान वाले, जो टफ दे रहे हैं वहां से AK-47, ये वो जो क्लाशकिनोव जो बंदूक है, वो सब वो सारी कहां पर है? गोल्डन टेम्पल के अंदर, उनसे वहां से हुकूमत वो जो भी खालिस्तानी मूवमेंट है वो चला रहे हैं। अब इतना खतरनाक ये होता है, ये हुकूमत करना कोई फूलों की सेज नहीं है। ये जो बनना चाह रहे हैं ना, आप IAS ऑफिसर बन जाऊं और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं और फिर चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, ख्वाहिश बड़ी होती है लोगों को, ये कोई फूलों की सेज नहीं है, याद रखिए। इतना ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी की बात है, लेना तो है किसी को, वो जिम्मेदारी किसी को लेना है। अब उसको फैसला करना है, मैं देश बचाऊं कि इनके रिलीजियस फीलिंग को वो करूं, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि उनको एहसास नहीं होगा इंदिरा गांधी साहिबा को उनकी रिलीजियस फीलिंग्स का, लेकिन इतना जो मुश्किल जब डिसीजन आ जाता है बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस, मैं क्या करूं, उस वक्त उसने बड़ी मुश्किल से, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये डिसीजन लिया होगा, और फिर वो डिसीजन के इंप्लीकेशंस होते हैं किसी भी डिसीजन के। तो उसका ये हुआ कि उनको असैसिनेट, और उनके सिख बॉडीगार्ड ने असैसिनेट किया। उन्होंने, वो इतना कर रही है यहां पर, लेकिन उन्होंने बॉडीगार्ड को नहीं हटाया। आप समझिए गांधी फैमिली को, उनको, अरे यार वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने माफ कर दिया उनको, उनके बाप को जिसने मारा था। कितना हाई लेवल लगता है, हम छोटी बात नहीं माफ कर पाते। आपने उनके काबे पर, उनके वेटिकन सिटी पर, उनके गोल्डन टेम्पल पे हमला कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, उसको सबसे पहले ये डर लगना चाहिए कि मेरा बॉडीगार्ड कौन है, ये सिख है, हो सकता है मुझे मार दे। लेकिन उन्होंने उसको नहीं हटाया था लास्ट मोमेंट तक। आप इमेजिन नहीं करते क्या चीज हो रही थी। आपको उस बंदे की जगह पर रहकर देखना पड़ेगा कि उसके सामने क्या क्या इश्यूज थे। एक एंगल से आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखेगी, पूरी पिक्चर सिर्फ वो बंदा महसूस कर सकता है कि क्या चल रहा है उसके साथ, दूर से आपको पिक्चर अलग दिखती है। खैर, इंदिरा गांधी आई, उनका असैसिनेशन हो गया। असैसिनेशन के बाद और पॉपुलैरिटी कांग्रेस की बढ़ गई, और आ गए आपके राजीव गांधी साहब। उसमें बीच में कांग्रेस वाले लोग अलग हो गए थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। दूसरी पार्टीज, कांग्रेस का इतने साल का रूल हो गया था, वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे, जैसा अभी मोदी जी के साथ हाल है कि हो गए अब 10 साल होने आगे, 14 के अंदर था, 23 आ रहा है, तो 9 साल हो रहे हैं। तो उस वक्त से जो वादे कर रहे हैं 15 लाख रुपए और ये और वो, तो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। आसान उनके लिए भी नहीं होता ना साहब। आप और हम कौन सा हमारे घर को सुधार ले रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर आप बनना चाह रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, आप प्राइम मिनिस्टर बने, आप बोल रहे हैं कि ये करना है वो करना है। क्या हम हमारे घर में सब इंप्लीमेंट कर रहे हैं? क्या हमारे घर का वाटर सप्लाई अच्छा है? क्या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का करना है सब बेहतरीन कर लिया हमने? क्या हमको जो जो रिलेशंस मेंटेन करने थे फॉरेनर से वो सब कर लिया हमने? क्या हमने जो जो टारगेट रखे थे? मुश्किल होता है ना। तो जैसा हमको घर में मुश्किल होता है, जैसे यूपीएससी में आपको मुश्किल होता है पढ़ना, ये मैनेज करूं, ये मैनेज करूं, ये मैनेज करूं, क्या करूं, वैसा ही प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को मुश्किल होता है।
सारी चीज को मैनेज करना। तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस वगैरह बहुत सारे वादे कर रही थी, पूरे नहीं कर पाए, तो दूसरे बोल रहे थे देखो तुमने वादा किया था। अभी आ रही है ना मोदी जी की क्लिप्स पुरानी कि जो खुद वो बोलते थे कि प्राइम मिनिस्टर ये पेट्रोल के प्राइस पेट्रोल, अब खुद उसके चपेट में आ गए। तो ये सारी चीजें इंदिरा गांधी और कांग्रेस के साथ भी हुई, और फिर बाद में बीच में दूसरी हुकूमतें रही, चंद्रशेखर साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या नाम है उनका, अर्जुन सिंह नाम है, क्या नाम था उनका, सिंह साहब जो बने थे प्राइम मिनिस्टर, नहीं ज्ञानी जेल सिंह तो आपके पीएम ये थे, प्रेसिडेंट थे। राजीव गांधी की फिर डेथ हो गई, वो एक अलग इशू रहा। फिर मनमोहन सिंह फेम थे आपके, ये आ गए, पीवी नरसिम्हा राव आ गए। अब इंस्टेबिलिटी चल रही है, ये सेम पैटर्न चल रहा है। हिस्ट्री को देखो जरा आप लोग, मुगल हुकूमत को तोड़ रहे हैं, मुगल हुकूमत को तोड़ रहे हैं, यहां पर कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं? कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस में इंस्टेबिलिटी आई, कांग्रेस में इंस्टेबिलिटी आई, इंस्टेबिलिटी आने के बाद राजीव गांधी के जाने के बाद कोई संभाल नहीं पाया। फिर धीरे से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी कुछ दिन के लिए बने, फिर वापस से बने, फिर बीजेपी को पहली बार हुकूमत मिली 1999 से लेके 2004 तक पहली बार बीजेपी को हुकूमत मिली। इतनी बड़ी 5 साल नॉन कांग्रेस पार्टी ने पहली बार 5 साल चलाकर बताया। लेकिन क्योंकि हो सकता है पहली बार उनका एक्सपीरियंस था या जो भी बातें थी, और बहुत सारी डिटेल उसके अंदर होती हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं इश्यूज, इतने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, तो पब्लिक को लगा यार ये नहीं, इनको नहीं जमेगा। फिर लेके आए आपने किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस आई तो फिर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो वो जो दाग था सिक्कों का, सिक्कों के 2 दाग थे। एक बहुत बड़ा ये था कि आपने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया, हमला करने के बाद ये हुआ कि कुछ दिनों बाद जो 31 अक्टूबर 1984 था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन याद आ गया तो मैंने कह दिया। तो उस वक्त में इनका जैसी असैसिनेशन हुआ, दिल्ली में पूरा फसाद हुए, 3000 से ज्यादा सिखों को मार डाला गया, 3000 से ज्यादा सिखों को। तो वो जो दर्द आज तक है सिख भाइयों को, उस पर मरहम लगाने के लिए उनका एक क्या किया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। किसने बनाए? सोनिया गांधी ने जो डिसीजन लिया। मास्टर स्ट्रोक उस वक्त उसको कहा जाता था, अभी मोदी जी के ही चलते हैं मास्टर स्ट्रोक, उस वक्त सोनिया गांधी जी के भी बड़े जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चलते थे। बेहतरीन, प्रतिभा पाटिल साहिबा को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा कर दिया। शिवसेना जो कि बड़ी उस वक्त की, अभी तो कांग्रेस के साथ आ गई, उस वक्त में बड़ी स्टॉन्च, वो बड़ी जबरदस्त दोस्ती थी किसके साथ? बीजेपी के साथ। तो बीजेपी किसी और को वोट कर रही है, शिवसेना वोट कर रही है कांग्रेस के कैंडिडेट को, प्रतिभा पाटिल को। मास्टर स्ट्रोक्स हर कोई खेलते रहते। ये होने के बाद फिर आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह गए, और उसके बाद फिर माशाल्लाह मोदी जी हमारे चला रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री को, स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को, सारे इंडियंस को यह सवाल करना जरूरी है कि हिंदुस्तान में 75 साल आजादी के मना लिए, क्या भूखमरी खत्म हो गई? क्या पानी सब जगह पहुंच गया? क्या इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पहुंच गई? क्या सड़कें सब जगह बन गई? क्या किसान खुश हो गए? क्या लिटरेसी सचमुच की आ गई? पेपर की लिटरेसी अलग है, क्या सचमुच में सब ग्रेजुएट हो गए? पेपर का ग्रेजुएशन अलग है। जो डिग्री हो रही है, मैं बोल रहा हूं मेरे पास डिग्री है, किस चीज की डिग्री साहब? मैं चाय बना सकता हूं साहब, बेहतरीन चाय बना सकता हूं, और बना रहा है तो वो यानी कि अजीब चीज, आप उसको एक घुट नहीं पी सकते, तो वो डिग्री कोई काम की? डिग्री अहम है, लेकिन उसके साथ मैं बेहतरीन चाय भी बनाऊं, ये डिग्री है ना मेरे पास कि मैं चाय बेहतरीन बना सकता हूं, तो मैं बनाऊं भी। तो ये पूरा गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रही, ये सवाल करने वाली बात है। आप लोग भी यूपीएससी स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते मत रहिए, क्रिटिकल सोचिए जरा कि जो बोल रहा है हर चीज सही है या कुछ उसके अंदर चेंज होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।